नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, राधे राधे सभी को। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त, बेहतरीन और एकदम बिंदास। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए, क्लास के साथ जुड़ जाइए और एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप सभी प्यारे साथियों तक मेरी जो आवाज़ है वो पहुँच रही है या नहीं। फटाफट से बताइएगा। सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से शेखर का कमेंट मुझे दिख रहा है, विनय आ चुके हैं। दूसरे भी बच्चे जल्दी से आ जाइए और उसके बाद हम इस सेशन को आगे लेकर चलते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सभी को नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते, हेलो हेलो। यस मैम, आवाज़ आ रही है। विनीत, अमन, रश्मि, अनिरुद्ध, संगम, ये सारे बच्चे जो हैं क्लास के साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए अब इस क्लास को, इस सेशन को शुरू करते हैं। टॉपिक हम लोगों का चल रहा है दोस्तों, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आइए भाई सर्क्यूलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्क्यूलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सर्क्यूलेटरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो भाई परिसंचरण तंत्र के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पिछली क्लास में यानी फ्राइडे को मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो छोटी छोटी ट्यूब होती हैं जिनको कहा जाता है धमनी और शिराएं। तो हमने पिछली क्लास में बात करी थी किसके बारे में? धमनी के बारे में दोस्त, जिसको कहते हैं आर्टरी। आर्टरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और हमने बात करी थी शिरा के बारे में, यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग वेन। तो हमने वेन्स के बारे में भी बात करी थी। तो पिछली क्लास में लगभग ऑलमोस्ट हमारी ये दोनों चीज़ें हो गई थी। धमनी में मैंने कहा था कि धमनियां जो होती हैं इनमें अशुद्ध रक्त होता है और शिराओं में मैंने आपको बताया था कि शुद्ध रक्त देखने को, सॉरी, धमनियों में शुद्ध और शिराओं में अशुद्ध रक्त, ये बताया था। इनका एक एक अपवाद भी बताया था कि फुफ्फुसिया धमनी में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन जो पुल्मेनरी वेन होती है, फुफ्फुसिया शिरा, उसमें होता है शुद्ध रुधिर। ये सारे पॉइंट हमने करे थे, सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी शिरा, ये सब फैक्ट हमने कर लिए थे। अब मैं आपको बताऊंगी आज की इस क्लास में केशिका के बारे में। आज की इस क्लास में बात करेंगे दोस्त केशिका, क्योंकि आपको रक्तवाहिकाएं जो हैं ये 3 तरीके की होती हैं। तो इन 3 तरीके की रक्तवाहिकाओं के बारे में हमें जरूर पढ़ना है। तो आज की क्लास में बात करेंगे केशिका के बारे में, यानी कैपिलरी। अच्छा, आप लोग याद रखना कि कैपिलरीज जो होती है सबसे छोटी रक्तवाहिका है दोस्त। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती है? सबसे छोटी रक्तवाहिका। क्लियर? तो ये क्या होती है? सबसे छोटी रक्तवाहिका है। कभी भी आपको पूछे कि सबसे छोटी रक्तवाहिका कौन सी है, तो आप बताते हो कैपिलरी। सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं हैं, है ना? ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इनको हम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। तो आपको कभी भी पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स किसको कहा जाता है, तो यही होती हैं आपकी जो धमनिकाएं हैं, ये कोशिकाएं, ये सबसे छोटी रक्तवाहिका की कैटेगरी में आती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर? अब इनके बारे में अगर हम और पॉइंट देखें तो बात करेंगे कि ये जो केशिका होती हैं, ये जो केशिकाएं होती हैं, इनका एक और काम होता है। ये जो कैपिलरी होती हैं इनका एक और काम होता है। क्या? अब देखो, मैंने आपको अभी भी बताया कि केशिकाएं सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं हैं। क्लियर? अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सबसे बड़ी रक्तवाहिकाएं कौन सी होती हैं? फिर सबसे बड़ी रक्तवाहिकाएं, एक बार मैं आपके कमेंट्स ना थोड़े से मूव नहीं कर रहे हैं, मैं इनको ठीक कर दूं। कमेंट्स थोड़े से आपके आगे बढ़ा देती हूँ जिससे सभी बच्चों के जो कमेंट्स हैं वो चल पाए। ठीक, चलिए अब आप लोगों के कमेंट जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? है ना? आगे बढ़े। अब देखो, तो सबसे बड़ी रक्तवाहिकाओं की अगर बात करते हैं तो ये होती है धमनियां। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी रक्तवाहिकाएं कौन सी होती हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको नोट डालकर लिख दिया धमनियां। तो धमनी क्या होती है? सबसे बड़ी रक्तवाहिकाएं। इनके लिए आप लोग लिख सकते हो सबसे बड़ी रक्तवाहिकाएं। क्लियर? सबसे बड़ी रक्तवाहिकाएं, ये हो जाती है सबसे बड़ी रक्तवाहिकाएं, बिगेस्ट ब्लड वेसल। तो इस एक पॉइंट को भी आप लोग लिख सकते हो, बिगेस्ट ब्लड वेसल्स।
बात समझ में आई सभी प्यारे दोस्तों को? जल्दी से बताओ। तो सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं केशिकाएं, सबसे बड़ी रक्तवाहिकाएं होती हैं धमनियां यानी कि आर्टरी, है ना? कमेंट दिख रहा है अनामिका, आपका कमेंट दिख रहा है। चलिए आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने आपको कहा कि ये जो केशिका होती है कैपिलरी क्या काम करती हैं? तो इनका काम होता है ये धमनी तथा शिरा को जोड़ने का काम करती है। तो इन्हीं का काम है, ये धमनियों तथा शिराओं को जोड़ने का काम करती हैं। तो आपके शरीर में धमनी और शिरा जो जुड़ती हैं वो इन्हीं की वजह से जुड़ती हैं, शिराओं को जोड़ने का कार्य करती हैं दोस्त, ठीक है? तो हम लोग लिख लेंगे को जोड़ती हैं। तो ये धमनी और शिराओं को क्या करती हैं? जोड़ती हैं। क्लियर? तो इनका काम होता है जॉइंट आर्टरीज एंड वेन। जॉइंट आर्टरीज, आपकी जो आर्टरीज होती हैं ये उनको जॉइंट करती हैं, एंड वेन आपकी जो शिराएं हैं उनको जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, जैसे समझ के चलना, यहाँ पर ये आप लोगों की धमनी है, ये क्या है दोस्त? आप लोगों की धमनी। इधर की तरफ अगर देखें तो ये आप लोगों की शिरा है दोस्त, ये आपकी क्या है? शिरा। धमनी में कैसा रक्त होता है? शुद्ध। तो ये इधर हो गई धमनी और इधर हो गई शिरा। तो जब हम धमनी से बात करते हैं तो यहाँ से इस तरीके से छोटी छोटी रक्तवाहिकाएं ऐसे ऐसे निकली हुई होती हैं, इस तरीके से, ठीक है? और अंदर की तरफ यहाँ देखो तो यहाँ से भी ये छोटी छोटी रक्तवाहिकाएं आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये, इनको कहते हैं केशिका। ये स्ट्रक्चर है दोस्त केशिका, इसी को कहा जाता है कैपिलरी, इसी को कहते हैं हम लोग कैपिलरीज। ठीक है, तो ये जो कैपिलरी है ये क्या काम करती है? ये धमनी को जोड़ने का काम कर रही है। आपको दिख रहा है इधर से ये धमनी जुड़ रही है, इसको हम लोग आर्टरी कहते हैं। क्लियर? आपको पता है, अभी मैंने बताया, इसको कहते हैं आर्टरी। और मैम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ये जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं वेन यानी कि शिरा, इसको कहा जाता है शिरा। तो केशिकाओं का क्या काम होता है? केशिकाएं धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती हैं। आपकी आवाज मैम, अंकित पूरा तो बताओ, मेरी आवाज में क्या दिक्कत है? आवाज तो बेटा देखो थोड़ी सी ऐसी हो ही गई है, ठीक है? आवाज तो लग रहा है कि रानी मुखर्जी के जैसी हो ही गई है। मैम लसीका क्या होता है? अभी बताऊंगी लसीका के बारे में भी। लसीका एक ऐसा ब्लड है जिसमें केवल WBC होती है बेटा, उसमें आपकी RBC नहीं होती, रेड ब्लड सेल नहीं होती, केवल WBC होती है। और ये लसीका क्या काम करता है? जो आपकी बॉडी में फैट बच जाता है ना, उस फैट को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, जो लसीका होती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आगे हम लोग लिखेंगे, उसके बारे में भी आगे लिखेंगे, ठीक है ना? कैंसर की वजह से होती है। क्या होता है कैंसर की वजह से? कैंसर आपकी बॉडी के अंदर जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो वो बनाती हैं प्यारे दोस्त आपका कैंसर सेल। तो उसी जो गांठ हो जाती है, सिस्ट हो जाती है, वही फिर कैंसर बन जाता है ना? खुशी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलिए। अब देखो ये होती है केशिकाएं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि धमनियों में कैसा ब्लड होता है मेरे दोस्त? मैंने आपको बताया था, फटाफट बताओ धमनियों के अंदर कैसा ब्लड होता है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अगर हम धमनियों की बात करें, फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, बिल्कुल शुद्ध रक्त पाया जाता है, यानी कि प्योर ब्लड। सभी धमनियों में कैसा ब्लड है दोस्त? प्योर ब्लड। जबकि जब हम शिराओं की बात करें तो जल्दी से बताएं कि शिराएं जो होती हैं इनमें कैसा रक्त होता है? तो हम कहते हैं कि जो शिराएं होती हैं इनके अंदर पाया जाता है अशुद्ध रक्त। शिराओं में, फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है? इम्प्योर ब्लड होता है, हम लोग बताकर चलते हैं, इम्प्योर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कैपिलरीज होती हैं इनमें कैसा ब्लड होता है? कैपिलरीज के पास कैसा ब्लड होता है? तो कैपिलरीज में आपका मिश्रित ब्लड पाया जाता है। यहाँ कैसा रक्त होता है दोस्त? मिश्रित रक्त इसके अंदर होता है। तो ये जो होती हैं आप लोगों की, इनमें पाया जाता है मिक्स्ड ब्लड। इनके अंदर क्या होता है? मिक्स्ड ब्लड पाया जाता है, ठीक है? तो यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि धमनियों में कैसा रक्त? शुद्ध। शिराओं में कैसा होता है? अशुद्ध यानी इम्प्योर। जबकि केशिकाओं के अंदर कैसा ब्लड होता है? तो मिश्रित रक्त होता है, मिक्स। क्यों? क्योंकि आधा ब्लड तो यहाँ पर आ रहा है, ये धमनियों वाला,
इधर की तरफ से आ गया, भर गया इनके अंदर, ठीक है। और आधा रक्त इधर से शिराओं वाला इनके अंदर होता है, इधर से। तो इधर से जब शुद्ध हो जाता है रक्त, उस रक्त को छान कर, उस रक्त को मिक्स कर कर, मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो ये होता है आप लोगों का क्या, केशिका वाला पार्ट। तो केशिका के अंदर क्या होता है, ब्लड कैसा होता है, मिक्स्ड ब्लड होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। हाँ जी प्रकाशिनी, बिल्कुल जी बेटा, आ जाओ अब आगे बात कर लेते हैं। तो केशिकाओं के बारे में पढ़ लिया, धमनी के बारे में, शिरा के बारे में। नाउ वी विल कम ऑन हार्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे हृदय की तरफ। अब हम बात करते हैं हमारे हृदय की। आज मैं स्टूडियो से क्लास ले रही हूँ, और ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड इतना ऊंचा है कि मुझे इस बोर्ड पर लिखने के लिए अपना हाथ पूरा ऊपर तक लेकर जाना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा हाइट है इसकी। जो हमारे मेल टीचर्स है ना, लंबे टीचर्स, उनके लिए बोर्ड बनवाया गया है मेरे ख्याल से, हम जैसे फीमेल्स के लिए नहीं बनवाया गया। ठीक है शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अब ये केशिका देखो अलग है और कोशिका अलग है। कभी आप सोचो कि मैम कोशिका और केशिका एक ही जैसा है, नहीं। कोशिका हमारे शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी यूनिट है, जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। और ये है दोस्त केशिका, जो आपके ब्लड के अंदर पाई जाती है, जो आपके ब्लड के अंदर होती है, यानी कि ब्लड इनके अंदर क्या करता है, फ्लो करता है ना, क्लियर। मैम आप पिछली क्लास में धमनी में शुद्ध बताई थी और शिरा में शुद्ध बताई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। एक बार क्लास को उठाकर देखना, ठीक है। और उसमें देखना कि मैंने कहा था धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त है, पुलमेनरी आर्टरी, मैंने आपको वो बताई थी, है ना। पुलमेनरी धमनी में बताया था अशुद्ध रक्त, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बताया था। वो आप देख लीजिएगा एक बार, कमेंट जो नोट्स थे पिछली क्लास के, उसको उठाकर, ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे और बात करते हैं हृदय के बारे में। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हृदय से संबंधित हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, आपको स्टडी पूछी जाती है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। आपको पूछा जाता है दोस्तों कि जो हृदय होता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी, है ना, कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी, क्लियर। हिंदी में भी बोलेंगे कार्डियोलॉजी। एक बच्चा कह रहा था स्टूल रख लो मैम, बेटा स्टूल तो रख लूंगी, लेकिन स्टूल के साथ साथ चलूंगी कैसे, इधर उधर, इधर चलना पड़ता है, इधर चलना पड़ता है, तो स्टूल के ऊपर चढ़ूंगी कैसे, फिर गिर जाऊंगी नीचे, हड्डी पसली और टूट जाएगी मेरी, है ना। चलो, तो दिल के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। जो दिल के डॉक्टर होते हैं उनको भी हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। जब किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को दिल से संबंधित बीमारी होती है, तो उसको एवं ही किसी भी डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, उसको ले जाया जाता है दिल के स्पेशलिस्ट यानी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, ठीक है ना, ठीक है। शिरा को ही नसें कहते हैं, हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज में इनको हम नसें कह देते हैं, है ना। बुक है बेटा, रेलवे विज्ञान बुक है साहिल, वो पूरी बहुत अच्छी बुक है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों है। मैंने और धर्मेंद्र सर ने मिलकर उस पर काम करा, उसको आप ले सकते हो अगर आप चाहते हो। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो हृदय हो गया, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी हो गया। हृदय का वजन कितना होता है, हमारा जो दिल है इसका वजन कितना होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो वजन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको, तो आप बताते हो लगभग हमारा दिल होता है 300 ग्राम का, ठीक है, 300 ग्राम। लड़कियों के दिल का वजन थोड़ा कम हो सकता है, बट पेपर में लड़का लड़की करके नहीं आता, 300 ग्राम आपको बताना आपके दिल का वजन। हमारा दिल चारों तरफ से एक झिल्ली में बंद रहता है, ठीक है। हमारा दिल जो है चारों तरफ से एक झिल्ली में बंद रहता है, एक मेम्ब्रेन में बंद रहता है ना। तो दिल को ढकने वाली या दिल को घेरने वाली मेम्ब्रेन का नाम पेपर में आ जाता है। तो हमारा दिल जिस झिल्ली में बंद रहता है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरी का मतलब चारों ओर से और कार्डियम मतलब दिल, तो दिल को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली होती है पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। तो ये पूछा जा सकता है कि दिल को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली का क्या नाम होता है, पेरिकार्डियम। अब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ। जब हम अपने दिल को देखते हैं तो दोस्त ये होता है तुम्हारा दिल, देखो दिस इज योर हार्ट। ऐसा लग रहा है जैसे एक बंद मुट्ठी हो, जैसे एक मुट्ठी की शेप का हो आपका दिल। तो ये है दोस्तों आप लोगों का दिल, ठीक है। अब जब हमारे हृदय की बात करते हैं, जब हमारे दिल की बात करते हैं, तो हमारा जो दिल होता है ना वो एक मुट्ठी में बंद होता है, मतलब एक मुट्ठी की जैसी शेप का होता है और एक झिल्ली में बंद होता है दोस्तों।
कौन सी झिल्ली में? एक मेम्ब्रेन में बंद होता है। वही बात मैंने आपको अभी भी लिखवाई पीछे कि हमारा दिल एक मेम्ब्रेन में बंद है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिकार्डियम। तो जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं इस तरीके से, ये आपका दिल एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहता है, एक झिल्ली में बंद रहता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, इस झिल्ली का नाम हो जाता है दोस्तों पेरिकार्डियम। ठीक है, क्या होगा दोस्त? पेरिकार्डियम। अब ये जो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली है, ये क्यों होती है हमारे दिल के चारों तरफ? बताओ, ये पेरिकार्डियम झिल्ली क्या करती है आपके दिल के चारों तरफ? तो भाई हर झिल्ली का काम क्या होता है? हर झिल्ली का काम होता है आपके अंगों को सुरक्षा देना। जैसे आपके फेफड़े भी एक झिल्ली में थे, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते थे इसको, है ना। तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है, जैसे दिमाग है, ये आपका मेनिंजेस झिल्ली में रहता है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब आपने फिर ये क्या है? फिर ये भी दिल है बेटा, ठीक है, लेकिन ये प्यार वाला दिल है। ये आपके अंदर जो है दिल, वो ये है। हम जब दिल को समझेंगे तो प्यार वाले दिल के साथ ही समझेंगे। ठीक है, क्लियर? ये टूटा हुआ दिल है, हाँ ऐसा ही समझ लो। क्लियर? अब देखो, हाँ जी बिल्कुल। तो हर कोई झिल्ली का काम होता है किसी भी ऑर्गन को सुरक्षा देना। तो ये भी आपके दिल को सुरक्षा प्रदान करती है ना। ये भी आपके दिल को क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। जब हम लोग भागते हैं, जब हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग उछलते हैं, तो हमारे दिल पर प्रेशर पड़ता है। एक मस्कुलर ऑर्गन है दिल आपका, एक पेशी अंग है। ठीक है, हृदय कैसा अंग है दोस्त? ये पूरा का पूरा किससे बना है? आपकी पेशी से। तो हृदय कैसा अंग है दोस्त? पेशी अंग है। आपका हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये पूरा का पूरा किससे बना होता है? आपकी मांसपेशियों से, इसमें एक भी हड्डी नहीं है। तो आपका जो दिल होता है पूरा का पूरा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक पेशी अंग होता है प्यारे दोस्त। ठीक है, क्लियर? बेटा मैं साइंस की बुक बता रही हूँ, रेलवे विज्ञान। एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम क्या साइंस की आपकी कोई बुक नहीं है? तो मैंने बताया बेटा बिल्कुल है, रेलवे विज्ञान बुक है। उसका नाम रेलवे विज्ञान जरूर है, बट वो हर कंपटीशन के लिए एक बेहतरीन बुक है साइंस के लिए। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के सेशन आपको दिए हुए हैं, थियोटिकल भी और विद एमसीक्यू भी। ठीक है, क्लियर? चलो, है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये दिल की झिल्ली के बारे में आपको मैंने बताया। अब वैसे अगर आप देखो तो आपका दिल बेसिकली आपको ऐसा नजर आता है। ये है आप लोगों का जो दिल होता है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि मैम हमारे दिल को घेरने वाली झिल्ली बता दिया पेरिकार्डियम होती है। हमारे दिल में कक्ष कितने होते हैं? ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे दिल के कक्षों की, तो ये पूरा एक पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किसके दिल में कितने कक्ष हैं, इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हृदय कक्षों के बारे में, कि जो हृदय होते हैं ये किस तरीके के होते हैं। लेकिन चौथे पॉइंट पर लिख लीजिएगा कि हृदय एक पेशी अंग है। मैंने भी डायग्राम में आपको दिखाया भी था, एक पेशी अंग है। तो आपका जो हृदय होता है ये कैसा अंग है? एक पेशी अंग है। ठीक है, हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। तो हृदय एक कैसा अंग है बेटा? पेशी अंग है। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि दिल को बनाने वाली पेशी कौन सी होती है? जो हमारा दिल पेशी से मिलकर बना है, तो कौन सी पेशी से मिलकर बना है हमारा दिल? इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो दिल को बनाने वाली पेशी होती है कार्डिक मसल। ठीक है, हृदय पेशी। तो दिल कौन सी पेशी से बना होता है? हृदय पेशी से बना होता है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि दिल को बनाने वाली मांसपेशियों का क्या नाम है, तो दिल को बनाने वाली मसल को कहते हैं कार्डिक मसल, यानी हृदय पेशी। तो हमारे दिल को बनाने वाली पेशियां होती हैं कार्डिक मसल। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? वॉइस नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता आवाज नहीं आ रही है। एक बार बताएं सभी दोस्त, आवाज आ रही है या नहीं? बैटरी फुल है बेटा, आवाज बिल्कुल आ रही होगी, है ना। चलो अब चलते हैं आगे हम लोग और बात करते हैं कि जो हम लोगों का दिल होता है इसमें हृदय में कक्ष कितने होते हैं। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हम लोग लिखते हैं हृदय कक्ष। अब हम लिखते हैं एक हेडिंग, हृदय कक्ष, हार्ट चैम्बर। हार्ट चैम्बर, कि भाई किसके दिल में कितने चैम्बर होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनकर आता है पेपर में। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं मछली के साथ। मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। तो मछली का जो दिल होता है फिश, मछली के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बना है, स्टार लगा दिया। ये स्टार तो लगा ही नहीं, दिल लग गया ये तो।
ओहो, ठीक है, लो स्टार लगा दिया। ठीक है, तो अब आप लोगों को पेपर में पूछेगा कि मछली के दिल में कितने कक्ष होते हैं। तो जो मछली का दिल होता है ना दोस्त, इसमें 2 कक्ष होते हैं। मछली का दिल होता है 2 चैम्बर्ड। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बना है। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश का। मछली के दिल में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। क्लियर हो गई बात? और एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पर कि मछली में एकल सर्कुलेशन पाया जाता है, एकल परिसंचरण। मछली में एकल परिसंचरण पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कौन है जिसके अंदर एकल परिसंचरण होता है। एकल परिसंचरण में अभी आपको आगे समझाऊंगी। अभी आप लिख लेना यहाँ पर कि मछली के अंदर क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, सिंगल सर्कुलेशन। अभी आपको जब डबल समझ में आएगा तो सिंगल भी बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना लिख लो ब्रैकेट में कि मछली के अंदर 2 कक्ष होते हैं और एकल परिसंचरण देखने को मिलता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा पॉइंट आपको पूछ ले कि जो मेंढक होता है, मेंढक, इसके पास कितने दिल में कक्ष होते हैं? मेंढक, फ्रॉग बोलते हैं जिसको। ठीक है, फ्रॉग। या तो मेंढक करके आ जाएगा आप लोगों को, या आपको इस तरीके से आ सकता है कि एम्फीबियन, क्योंकि मेंढक किस संघ में आता है? उभयचर में। मेंढक को उभयचर के अंदर रखा गया है, तो ऐसे भी आ जाता है कि उभयचर में कितने कक्षीय हृदय होता है? एम्फीबियन जो होते हैं। तो मेंढक के अंदर जब हम दिल की बात करते हैं, तो मेंढक के अंदर जो दिल होता है ना, वो होता है, आप बताते हो कितने कक्षीय होता है? तो आपने कहा 3। ठीक है, मेंढक के अंदर जो दिल होता है वो 3 कक्षीय होता है, 3 कक्षीय, 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो मेंढक का जो दिल है वो 3 चैम्बर्ड में बटा हुआ होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है मेंढक के अंदर। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा कि भाई सरीसृप जो होते हैं, सरीसृप जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, जिसको हम लोग रेप्टाइल बोलते हैं, तो रेप्टाइल्स में कितने कक्षीय हृदय होता है, ये पूछा जाता है। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं दोस्तों, जैसे सांप, छिपकली, इनके अंदर भी 3 कक्षीय हृदय होता है, इनके अंदर भी 3 कक्षीय हृदय है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके अंदर भी। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्लियर? यहां पर भी क्या होता है भाई? 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब ये सारे के सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहां से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं कि किसके दिल में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अच्छा, आवाज नहीं आ रही है औषधीय सीरीज में? बेटा कमेंट कर दो वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। दिल में वॉल्व गिरते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अब ये सारी चीजें समझोगे जब हमारे दिल के अंदर हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो काम नहीं करती, तो उनमें छल्ले डाले जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं वॉल्व। अभी सब समझाऊंगी धीरे धीरे। ठीक है, आज अब आगे बात करते हैं। अब सरीसृपों के बाद आपको पूछा जाएगा नंबर 4 पर कि जो पक्षी होते हैं इनका दिल कितने कक्षों में बटा होता है? जो बर्ड होती है, बर्ड्स, है ना, तो पक्षियों का जो दिल होता है ना दोस्त, ये भी बटा हुआ होता है 4 कक्षों में, 4 कक्षों में। ठीक है, पक्षियों का दिल 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन आपको आता है कि जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ भी सरीसृप की कैटेगरी में आता है ना? मगरमच्छ, मगरमच्छ सरीसृपों की कैटेगरी में आएगा दोस्त, बट इसके अंदर जो दिल के चैम्बर होते हैं वो पूछे जाते हैं। जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल, तो जो क्रोकोडाइल होता है ना दोस्त, इसका जो दिल होता है उसमें भी 4 कक्ष होते हैं। और ये क्वेश्चन आपको कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 4 कक्षीय हृदय होता है मगरमच्छ का, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मगरमच्छ का, प्यारे दोस्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पेपर में आया है, इस पर भी हम लोग स्टार लगाएंगे। ठीक है, ये भी कई बार पूछा है। और मगरमच्छ किस कैटेगरी में आता है? देखो, मगरमच्छ इसी कैटेगरी में, सरीसृप की, सरीसृप की कैटेगरी में ही आता है मगरमच्छ। ठीक है, अब मैंने कहा कि सरीसृप जो होते हैं उनके पास तो 3 कक्षीय दिल होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रोकोडाइल है ये अपवाद है। तो क्रोकोडाइल के पास दिल में 4 कक्ष होते हैं, याद रखना। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगरमच्छ एक सरीसृप है ना, क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल, तो इसकी बॉडी के अंदर जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है मैम, आप लोग कमेंट कर रहे हैं,
देख नहीं रहे हैं। भाई कमेंट बिल्कुल दिख रहा है मुझे, लेकिन जब यहाँ पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है कमेंट मिस हो रहा हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं छठे नंबर पर। अब हम बात करते हैं कि मैम जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी कौन होते हैं? जैसे कि हम लोग स्तनधारी में आते हैं। मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, चमगादड़, ये सब आते हैं स्तनधारी की कैटेगरी में, जो अपने बच्चों के लिए दूध का निर्माण करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दूं, कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि मैम चमगादड़ में कितना कक्षीय हृदय होता है, तो चमगादड़ लिख लो। वेल कभी आपको पूछ ले, वेल भी इसी में आती है। आपको कभी डॉल्फिन पूछ ले प्यारे दोस्त, डॉल्फिन, ठीक है, तो ये सब बैट्स हो जाती हैं। हम लोग वेल का पूछा जाता है हमसे, वेल मछली नहीं होती, वो स्तनधारी में ही आती है। डॉल्फिन आपको पूछे कभी कि जो डॉल्फिन होती है ये, तो इन सबके दिल के अंदर आपको 4 कक्षीय नजर आते हैं। तो इन सबका दिल कैसा होता है? 4 कक्षीय होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। समझ में आ गई? हमारी तरह हम भी इसी में आते हैं बेटा। अगर आपसे कभी पूछे कि मानव, ह्यूमन, तो हम भी सब इसी में आते हैं, है ना। ह्यूमन जो होते हैं, हमारे दिल के अंदर भी जो कक्ष होते हैं वो 4 ही होते हैं। अब मुझे बताओ कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को, है ना। अब यहां से और पूछते हैं, हमारे अंदर भी 4 ही होते हैं प्यारे दोस्त, ठीक है। पंछी किस संघ में आते हैं? भाई पंछी, इनको कहा जाता है एव्स। पक्षी आते हैं एव्स के अंदर, एव्स, ठीक है। तो पक्षी एव्स या एवीज वर्ग के अंदर आते हैं जो पक्षी होते हैं। क्लियर? ऐसे आपको चीजें पूछी जाएंगी। चलिए आओ अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब आपको यहां से पूछा जाएगा कि जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस तो सबने देखा है, नाम सबने सुना है ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस जो कि मोलस्का वर्ग के अंदर आता है, ऑक्टोपस का जो दिल होता है वो कितने कक्षों में बटा हुआ होता है? ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस के दिल की जब हम बात करें, तो जो ऑक्टोपस होता है इसका दिल बटा हुआ होता है 3 कक्षों में, ठीक है। इसका दिल भी कितने कक्षों में बटा होता है? 3 कक्षों में। और कमाल की बात यह है दोस्त कि इसके पास दिल भी 3 ही होते हैं, है ना। तुम्हारे पास कितने दिल है बताओ जल्दी, तुम लोगों के पास कितने दिल है, जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से बताएंगे कि तुम लोगों के पास कितने दिल होते हैं। तो आप कहोगे मैम एक ही दिल है। हमारा दिल तुम्हारे पास है, तुम्हारा दिल हमारे पास है। तो भैया एक दिल है मेरे पास जो सीने में धड़कता है। तो गाने तो सुने होंगे, एक ही दिल होता है हमारे पास। लेकिन ये जो ऑक्टोपस होता है इसके पास 3 दिल होते हैं, तो ये 3 ऑक्टोपसनी को पटा सकता है ना। तो इसके पास कितने दिल होते हैं? 3, और हर दिल में एक एक कक्ष होता है, तो मतलब हर दिल में 3-3 कक्ष होते हैं। तो 3 हृदय इसके पास होते हैं, 3 हृदय होते हैं दोस्त इसके पास, ठीक है। इसके पास दिल की संख्या भी 3 होती है, 3 हर्ट्स, इट हैव 3 हर्ट्स। क्लियर? तो इसके पास कितने दिल होते हैं? 3 दिल इसके पास होते हैं। अच्छा कमाल की बात तो कैंचुए के साथ है। कैंचुआ जो होता है, इस कैंचुए के पास अर्थवॉर्म, ये जो अर्थवॉर्म होता है इसके पास मैडम कितने दिल होते हैं? तो इसके पास तो 5 से 8 दिल होते हैं कैंचुए के पास। तो कैंचुए के पास 5 से 8 दिल पाए जाते हैं, ठीक है, यानी हृदय ठीक है। तो इसके पास तो देखो कितने सारे दिल हैं, 5 से 8 दिल हैं इसके पास, 5 से 8 कैंचुए को पटा सकता है ये देखो, ठीक। तो इसके पास कितने होते हैं? 5 to 8 हार्ट इसके पास होते हैं, ठीक है। और मैम चैम्बर की बात करें तो चैम्बर एक भी नहीं होता, कक्ष एक भी नहीं होता। मैंने ये दिल की संख्या की बात बताई है, इसके अंदर अगर कक्ष की बात करें, इसका दिल कितने कक्षों में बटा है? अगर हम चैम्बर की बात करें तो चैम्बर होते हैं 0 चैम्बर होते हैं दोस्त 0। तो इसके पास इसके दिल में एक भी कक्ष नहीं होता। लेकिन दिल की बात करें तो कितने होते हैं? 5 से 8 दिल होते हैं। अब एक पॉइंट और आपको पूछा जा सकता है, जैसे बच्चे बोल रहे हैं ऑर्थ्रोपोडा में कितने होते हैं। ऑर्थ्रोपोडा से आपको कॉकरोच पूछा जाता है दोस्त, कॉकरोच, ठीक है। जो कॉकरोच होता है इसके पास कितने दिल होते हैं, है ना। तो जो कॉकरोच है प्यारे दोस्त, इसके पास जो दिल की संख्या होती है वो होती है 13 कक्षों में बटा होता है इसका दिल। कक्ष पूछे जाते हैं कॉकरोच से, 13 कक्षीय होता है इसका दिल।
13 चैम्बर। तो बेटा सबसे ज्यादा इस दुनिया में जो दिल में कक्ष पाए जाते हैं ना, वो इसी के पास है, कॉकरोच के पास। चुन्नू सा कॉकरोच होता है, पिद्दू सा कॉकरोच है, और दिल में देखो 13 कक्ष हैं। दिल में 13 कक्ष हैं, जिसमें से 7 अलिंद होते हैं मेरे दोस्त, 7 अलिंद होते हैं, यानी कि 7 होते हैं एट्रियम, 7 एट्रियम हो जाते हैं। और मैम क्या 6 निलय हो जाते हैं, 6 निलय, यानी कि 6 हो जाते हैं वेंट्रिकल। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये अलिंद और निलय क्या होते हैं, तो चलिए अब मैं आपको कहानी यहीं से शुरू करती हूँ। अब मैं कहानी आप लोगों के लिए यहीं से शुरू करूंगी कि अलिंद और निलय क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि सबका दिल कुछ कुछ कक्षों में बटा होता है। जैसा आपने देखा कि मछली का दिल 2 कक्षों में बटा है, तो मछली के दिल में एक अलिंद होगा दोस्त, एक निलय होगा, एक अलिंद होगा और एक निलय होगा, यानी एक एट्रियम होता है, एन एट्रियम, और एक होता है निलय। अब ये अलिंद और निलय क्या होते हैं मैडम? ये अलिंद और निलय आपके दिल के कक्षों को कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक फोटो दिखाऊं तुम्हारे दिल की, अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम दिखाऊंगी तुम्हारे दिल का, ये तुम्हारा दिल है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो इस दिल को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ ऊपर की तरफ देखो, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। तो ये ऊपर वाले जो चैम्बर हैं आपके दिल के, इनको कहते हैं अलिंद। आपके दिल में जो ऊपर वाले चैम्बर है उनको कहा जाता है एट्रियम। तो हमारे पास तो दिल में कितने कक्ष हैं दोस्त? 4 कक्ष हैं। तो 4 में से 2 अलिंद होते हैं हमारे पास, 2 एट्रियम है दिख रहे हैं ऊपर वाले ये, और 2 वेंट्रिकल होते हैं नीचे की तरफ। तो ये जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ये वेंट्रिकल है, एक इसके पीछे की तरफ है वेंट्रिकल, ठीक है? तो ये क्या है? वेंट्रिकल। तो नीचे वाले जो ये सेक्शन होते हैं, नीचे वाले जो कक्ष होते हैं, इनको कहा जाता है वेंट्रिकल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे हृदय में ऊपर वाले जो सेक्शन है उनको क्या कहते हैं? अलिंद, और नीचे वाले जो कक्ष है उनको क्या कहते हैं? निलय कहते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये होते हैं अलिंद और निलय, है ना? सबसे ज्यादा दिल छिपकली में पाया जाता है बेटा कैचुए में सबसे ज्यादा दिल होते हैं, कैचुए में, छिपकली में नहीं, ठीक है? तो देखो जब आप अपने दिल को यहाँ देख रहे हो ना, तो ये आप लोगों के अलिंद है, देखो ये रहे, और ये आप लोगों के नीचे वाले जो होते हैं निलय है। निलय भी 2 होते हैं हमारे पास, अलिंद भी 2। तो वैसे जब हमने मछली की बात करी तो मछली के पास एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। अच्छा मैम मेंढक का दिल 3 कक्षों में बटा है, तो इसके पास क्या होगा? इसके पास 2 अलिंद होते हैं बेटा, 2 अलिंद मतलब 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, ठीक है? 2 एट्रियम। और जब हम निलय की बात करते हैं, एक निलय होता है यानी वेंट्रिकल, ठीक है? एक वेंट्रिकल होगा यानी एक निलय होगा। सब में ऐसे ही होगा जहां भी 3 होंगे, 2 अलिंद एक निलय, 2 अलिंद एक निलय, क्लियर? और जहां पर भी आप लोगों को पाए जाते हैं 4, तो वहां पर होता है 2 अलिंद और 2 निलय, ठीक है? 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, क्लियर? समझ में आ गई बात? तो अब आप लोगों को इस तरीके से यहाँ से ये चीजें पूछी जाती हैं। बिच्छू पर आज तक नहीं पूछा गया, सिर्फ कॉकरोच पूछा जाता है, वही आपको याद रखना है, ठीक है? क्लियर? अपना सफर अकेले तय करें, सहारा इंसान को कमजोर बना देता है। तो बिल्कुल सही बात है। अपनी मेहनत देखो, मेहनत भी आपकी और कामयाबी भी आपकी। या कई बार जो और अच्छे इंसान होते हैं, जिनकी परवरिश अच्छी होती है, तो मेहनत एक इंसान की होती है, और जो पूरा का पूरा परिवार है, दिन उसके बदल जाते हैं। अगर एक गरीब परिवार का बच्चा सरकारी नौकरी ले जाता है तो वो पूरा परिवार संवर जाता है बेटा, है ना? तो मेहनत आप चाहे अकेले करो, लेकिन आपका मोटिव ये होना चाहिए कि किस्मत सारे परिवार की मैं बदल दूं। तो इसीलिए आपको अकेले मेहनत करनी है, और अपनी जो कामयाबी है उस कामयाबी को अपने परिवार का सहारा बनाना है, इतना आपको काबिल बनना है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब देखो, अब मैं आपको समझाती हूँ अपने डायग्राम के थ्रू। मान लो ये तुम्हारा दिल है ना दोस्तों, ये तुम्हारा दिल है। अब तुम्हारे दिल के अंदर ऐसे बने हुए होते हैं चैम्बर। तो ये जो ऊपर वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके अलिंद कहलाते हैं, ये है अलिंद, ठीक है? 2 अलिंद होते हैं जिसको कहते हैं हम एट्रियम आपके दिल के अंदर। और मैम ये जो नीचे वाले सेक्शन दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है निलय, इनको कहते हैं निलय, इनको कहा जाता है वेंट्रिकल। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ूं तो हमारे पास 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। अब आ जाओ, मैं आपको बताती हूँ आपके दिल की पूरी फंक्शनिंग, कि आपका दिल कैसे काम करता है। आपके दिल की पूरी क्रियाविधि के बारे में अब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है?
तो आओ भाई प्यारे दोस्त, हम लोग लिखते हैं और लिखना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ। ये आपको एक उपकरण नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक फ़ोटो आपको नज़र आ रही है। क्या है ये फ़ोटो? क्या आपने कभी पहले इसको देखा है? जल्दी बताओ। ये जो फ़ोटो आपको यहाँ नज़र आ रही है, इसको कभी आपने देखा है? हाँ बेटा, दिल ऐसा नहीं होता, मैंने आपको दिखाया है ना, दिल आप लोगों का ऐसा होता है। ये है आपका दिल, ये है। तो क्या इस स्ट्रक्चर को आप आसानी से समझ पाओगे? इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कहाँ अलिंद है कहाँ नील है? नहीं समझ सकते। लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए ये आपका दिल है, तो आपके दिल में ये ऊपर वाले जो सेक्शन है ये अलिंद होते हैं और ये नीचे वाले जो सेक्शन होते हैं नीले होते हैं। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे अपने दिल को, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है? हाँ, अब एक बच्चा कह रहा है आला है, ये बिल्कुल सही बात, ये आला है बेटा। ठीक है, तो मतलब आला इसको कहते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप। इससे क्वेश्चन बना है बेटा, स्टेथोस्कोप है ये। क्या है? स्टेथोस्कोप। इसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसको कहा जाता है स्टेथोस्कोप। ये क्या काम करता है मैडम स्टेथोस्कोप? तो दोस्तों ये आपके दिल की धड़कन को मापता है। ठीक है, यह है हृदय धड़कन। हृदय धड़कन को मापने वाला उपकरण है। ये क्वेश्चन पेपर का है। ठीक है, वाला उपकरण है। तो आपके दिल की धड़कन को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आता है तो यही है। ठीक है, इट इज द इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर हार्ट बीट। ये आपकी हार्ट बीट को मापता है दोस्त, आपके दिल की धड़कन को मापता है मेरे बच्चा ये। ठीक है, तो आपको ये पेपर में पूछा जाता है कि हृदय की धड़कन मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? स्टेथोस्कोप। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि हमारे दिल की जो हार्ट बीट है वो कितनी होनी चाहिए, तो आपको पता है कि हमारे जो दिल की धड़कन होती है ना, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तो हमारे दिल की धड़कन होनी चाहिए 72 से 74 बार प्रति मिनट। क्लियर? हमारे दिल की जो धड़कन है वो इतनी होनी चाहिए प्यारे दोस्त। ठीक है, 72 से 74 टाइम्स पर मिनट। क्लियर? टाइम पर मिनट, इतनी हमारे दिल की धड़कन होनी चाहिए। तो हमारे जो दिल की धड़कन होती है ना, इसकी आवाज को हम किस उपकरण से सुनते हैं? स्टेथोस्कोप। और आपके जो दिल की धड़कन की आवाज होती है वो कैसी होती है? कोई बच्चा बताएगा? हमारे दिल की धड़कन की साउंड कैसी होती है? जब आपका दिल धड़कता है तो आपका दिल कैसी आवाज करता है? ये भी क्वेश्चन आया है पेपर में। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर हम लोग स्टार लगाकर लिख रहे हैं इस स्लाइड पर कि भाई आपको ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दिल की धड़कन को मापने वाला उपकरण, तो आंसर देना है स्टेथोस्कोप। हमारे दिल की धड़कन जो होती है वो एक मतलब नॉर्मली कितनी होती है, तो बताना है 72 से 74 बार प्रति मिनट। और हमारे दिल की धड़कन की आवाज कैसी होती है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताओ भाई, दिल की धड़कन की आवाज कैसी होती है? व्हाट इज द साउंड ऑफ योर हार्ट बीट? धक 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 धक। भैया वो धक धक जो करता है ना, वो माधुरी दीक्षित का दिल करता है। गाना तुमने सुना है? धक धक करने लगा रो मेरा जियारा डरने लगा। तो भैया वो माधुरी दीक्षित का करता है। हमारा जो दिल करता है या एग्जामिनर का जो दिल करता है वो करता है लब डब। बिल्कुल, तो आपको याद रखना है, हमारे दिल की धड़कन होती है दोस्तों लब डब, लब डब। ठीक है, तो हमारा दिल करता है लब डब। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है कि हमारे दिल की धड़कन की आवाज कैसी होती है? लब डब होती है, लब डब। ठीक है, तो दिल की धड़कन की आवाज होती है लब डब लब डब लब डब। तो धक धक आएगा, पेपर में आता है, और बच्चे बोलते हैं माधुरी दीक्षित का गाना था धक धक करने लगा, है ना? तो भैया वो धक धक सिर्फ माधुरी दीक्षित का दिल करता है, हमारा दिल करता है लब डब लब डब। तो आपको सही आंसर लगा के आना है लब डब। क्लियर? अब चलते हैं आगे की तरफ। अब एक और उपकरण मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। भाई ये क्या है, जल्दी बताओ। ये क्या है दोस्तों? ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस उपकरण का नाम है स्फेग्मोमोनोमीटर। इसको कहते हैं हम लोग क्या? स्फेग्मोमोनोमीटर। ठीक है, इस उपकरण का नाम है स्फेग्मोमोनोमीटर। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग स्फेग्मोमोनोमीटर।
है ना, स्फेग्मोमोनोमीटर। इस उपकरण का नाम क्या है, स्फेग्मोमोनोमीटर। तो ये जो स्फेग्मोमोनोमीटर है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ये आपका बीपी बताता है दोस्त। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको पेपर में बना है बेटा। तो आप लोग बताओगे कि हमारे जो बॉडी के अंदर हमारा जो बीपी होता है, बीपी ब्लड प्रेशर, कई बार नाम सुना होगा ना, मम्मी का बीपी बढ़ गया, है ना, तो इस तरीके से हमारा बीपी बढ़ गया, ये होता है ब्लड प्रेशर, जिसको हम बीपी कहते हैं। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है, आपका रक्तदाब कहा जाता है जिसको, रक्तदाब या रक्तचाप, ये इसको मापने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये रक्तचाप मापता है आप लोगों का। क्लियर, ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है बीपी का। तो आप लोग बताते हो ये क्या करेगा, मेजर बीपी, है ना, ये आपका बीपी मापता है प्यारे दोस्त। और बीपी भी पूछा जाता है कितना होता है, ये क्वेश्चन भी आया है कि जब हम हमारे सामान्य रक्तचाप की बात करते हैं, नॉर्मली हमारा जो बीपी है वो कितना होता है। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन का जो बीपी है वो कितना होता है, तो हमारा नॉर्मल बीपी होता है 120 से 80 mmHg। ठीक है, यानी मिलीमीटर मरकरी, मरकरी में मापा जाता है, इसके अंदर ये मरकरी भरा हुआ है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने वाला उपकरण होता है स्फेग्मोमोनोमीटर। ये भी सारे क्वेश्चन आपको पेपर में बने हैं यहां से, कि हमारे बीपी को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है, स्फेग्मोमोनोमीटर। और दिल की धड़कन नापने वाला स्टेथोस्कोप। दिल की धड़कन कितनी होती है, 72 से 74 बार प्रति मिनट। भाई हमारा बीपी कितना होता है, 120 से 80 mmHg होता है, मिलीमीटर मरकरी होता है। क्लियर, तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए अपने दिल से रिलेटेड। अब आ जाओ बात करते हैं दिल की संरचना की। अब आपको पूछा जाएगा दिल की कार्यविधि। ठीक है, हृदय की कार्यविधि के बारे में पढ़ते हैं। हृदय की कार्यविधि कैसी होती है भाई। ठीक है, हमारे दिल की क्रियाविधि या कार्यविधि। चलिए भाई बात करते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट की। अब हम फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, तो हमारा जो दिल है वो कैसे काम करता है, अब आपको मुझे ये समझाना है। ठीक है, अब देखो, दिल की धड़कन को समझने के लिए या दिल की क्रियाविधि को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुनना होगा, तब आपको समझ में आएंगी ये सारी चीजें। ठीक है ना, क्लियर। हाँ जी प्रदीप, अभी बेटा आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और बचे हुए हैं, अभी उनको भी करेंगे। ठीक है मैम, ब्लड में भी तो 120 से 80 होता है बेटा, यही तो है ब्लड, ब्लड का दाब ही तो है ब्लड प्रेशर। मैंने आपको जब बताया था कि हमारा जो बीपी होता है वो धमनियों से लिया जाता है, जिस प्रेशर के साथ हमारा बीपी हमारी धमनियों में बह रहा है ब्लड, वही तो है हमारा ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा, 120 से 80 mmHg होता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो, बात करते हैं हम यहाँ पर कि आप लोगों के दिल की क्रियाविधि को समझने के लिए आपको मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो समझना, पहले में अभी किसी को कुछ नहीं लिखना, सिर्फ समझना है। अब कॉपी पेन रख दो नीचे, बस समझो अच्छे से। जब मैं कहूं अब लिखना शुरू करो तब लिखना शुरू करना। ठीक है, देखो मान लो ये तुम्हारा दिल है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं दिल को तुम्हें ऐसे करके पढ़ाने वाली हूं। ये तुम्हारा दिल है प्यारे दोस्त, क्योंकि आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, वो 12वीं क्लास में आता था जब आपने कर लिया 12वीं को। अब आपको MCQs आएंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। अब देखो, ये आपका दिल है और आपका दिल 4 कक्षों में बटा होता है। जी मैडम, मान लो ये नीले रंग से मैंने आपके दिल को 4 कक्षों में बांट दिया, दिख रहा है ना, आपका दिल ऐसे 4 कक्षों में बट गया, है ना। ठीक है, अब ये जो नीले रंग की आपको यहाँ नजर आ रही है ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, तो दोस्तों ये एक पेशी होती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सेप्टम। ये है सेप्टम मसल, ये है सेप्टम पेशी। ठीक है, ये क्या है दोस्त, सेप्टम है, ये सेप्टम, ये सेप्टम मसल है। मैम ये क्या काम करती है, तो यही आपके दिल को 4 कक्षों में बांटती है दोस्त। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन आएगा पेपर में कि हमारे दिल को 4 कक्षों में बांटने वाली, ठीक है, कैन आई आस्क यू समथिंग सोनिया, और बिल्कुल पूछ सकते हो बेटा, आप बिल्कुल पूछिए कि आपको क्या पूछना है। ठीक है, क्लियर। चलो
अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों का जो दिल है उसको 4 कक्षों में बांटने वाली जो पेशी है, जो मसल है, वो होती है सेप्टम। याद हो गया? चलो, अब जब इस सेप्टम ने आपके दिल को 4 चैम्बर में बांट दिया तो ये ऊपर वाले अलिंद है, तो मतलब ये वाला है राइट एट्रियम। ये वाला क्या है भाई? राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद, इसको कहते हैं हम लोग दायां अलिंद। ये वाला, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, यानी इसको कहते हैं ये बायां अलिंद। ठीक है, इसको कहा जाता है बायां अलिंद। क्लियर? और मैम ये नीचे वाले निलय हैं, तो ये वाला क्या है? ये दायां निलय है, ये दायां निलय है दोस्त, दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल है ये आपका, राइट वेंट्रिकल। और ये बायां निलय है, ये जो है आपका बायां निलय है। क्लियर? यानी जिसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से इस सेप्टम पेशी ने आपके दिल को 4 कक्षों में बांट दिया। ऊपर वाले अलिंद है, नीचे वाले निलय है। अब जो अपर साइड है वो एट्रियम है एंड लोअर साइड जो है वो वेंट्रिकल है। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। अब ये जो आप लोगों के ये राइट साइड है, ये वाली राइट साइड है भाई आपके दिल की, ये राइट साइड है। ठीक है, और ये वाली क्या है? आपके दिल की लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये क्या है? लेफ्ट साइड। क्लियर? ये लेफ्ट साइड है। अब देखो यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो ये राइट साइड में ये जो दायां अलिंद और दायां निलय है ना, इनके बीच में पाए जाते हैं 3 दरवाजे। इस तरीके से इनके बीच में यहाँ पर पाए जाएंगे 3 दरवाजों के जैसी संरचनाएं। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं त्रिवलनी कपाट। इनको कहा जाता है त्रिवलनी कपाट। क्लियर? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हृदय के किस ओर त्रिवलनी कपाट होती है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, या दाएं अलिंद के बीच में, बाएं अलिंद के बीच में, दाएं निलय, बाएं निलय, ऐसे ऑप्शन बनाकर दे देगा। तो आपको नजर आ रहा है कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं इसको इंग्लिश में, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये आपके दिल में राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में पाई जाती है। दिख रहा है ना? दायां अलिंद और दाएं निलय के बीच में पाई जाती है त्रिवलनी कपाट। क्लियर? सिमिलरली यहां पर भी आपको 2 दरवाजे मिलते हैं, इधर की तरफ 2 दरवाजे। इनको कहते हैं बायकस्पिड वॉल्व, इनको कहा जाता है बायकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग बायकस्पिड वॉल्व यानी द्विवलनी कपाट। इनको कहते हैं द्विवलनी कपाट। क्लियर? द्विवलनी कपाट, इनको कहते हैं हम लोग द्विवलनी कपाट। इसका एक और नाम है, इसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो कई बार पेपर में ये मिट्रल वॉल्व के नाम से भी आता है, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, तो इसी को हम लोग मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व या कपाट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि हमारे दिल के अंदर किस साइड में बायकस्पिड वॉल्व होती है, यानी 2 दरवाजे होते हैं। तो राइट साइड में 3 दरवाजे जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट साइड में होते हैं 2 दरवाजे जिसको कहते हैं हम लोग क्या? बायकस्पिड वॉल्व। मतलब बाय का मतलब 2, या इसी को मिट्रल वॉल्व कहते हैं। आ गई बात समझ में इतनी? ठीक है, अब देखो होता क्या है। अब ये जो आपका दिल है ना, इस दिल के अंदर आता है गंदा खून। गंदा खून कौन लेकर आती है? गंदा खून, जल्दी बताओ, गंदा खून कौन लेकर आती है? इनका सबका काम बताऊंगी क्या है, इनका सबका काम बताऊंगी क्या है। अभी सिर्फ समझते चलो, लिखना नहीं है ना? अच्छा विशाल, ठीक है। अब देखो इधर, तो अब ये सारी फंक्शनिंग समझते चलो, है ना? ये सब आपके शरीर में हो रहा है, ये जितनी भी मैं यहाँ पे अब आपको बातें बता रही हूँ ये सब आपकी बॉडी में चलती हैं डेली, तो समझ के चलना। अब समझना बेटा, ये आपके ऑर्गन है, यहाँ पर ये आपके अंग है, आपके शरीर के अंग है, ये अंग है आपके, ऑर्गन है ये आपकी बॉडी के। अब आपके ऑर्गन ने खून को गंदा कर दिया। गंदा क्यों करा? आपकी बॉडी के अंदर जो खून था उसमें जो ऑक्सीजन थी उसको तो ले लिया, ऑक्सीजन को ग्लूकोज जलाने के लिए यूज कर लिया। अब ग्लूकोज जब जली तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपके अंगों के पास है, यानी वो गंदा ब्लड है, और वो गंदा ब्लड अब छोटी छोटी शिराओं में जाएगा। तो बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था गंदा खून शिराओं में होता है, तो देखो ये रही छोटी छोटी शिराएं, ये अंगों से गंदा खून ला रही है, ये छोटी छोटी शिराएं हैं,
ये अंगों से क्या ला रही है दोस्त, गंदा खून, और गंदा खून लाकर ये छोटी छोटी शिराएं बड़ी शिराओं को दे देती हैं। इनको दे देती है बड़ी शिराओं को। देखो ये रही बड़ी शिराएं, ये रही बड़ी शिराएं, दो होती हैं बड़ी शिराएं। और मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी शिरा को क्या कहा जाता है, सबसे बड़ी शिरा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो सबसे बड़ी शिरा है, सबसे बड़ी शिरा आपके शरीर में वो होती है वेना कावा। ठीक है, बिगेस्ट वेन आपके शरीर में कौन सी होती है, बिगेस्ट वेन, तो बिगेस्ट वेन होती है भाई वेना कावा, वेना कावा। क्लियर, यानी महाशिरा। और महाशिरा आपके शरीर में दो होती हैं, सबसे बड़ी शिरा को कहा जाता है महाशिरा, और ये आपके शरीर में दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी इंफीरियर और एक होती है सुपीरियर। ठीक है, हाँ, तो सबसे बड़ी शिरा थी महाशिरा, और महाशिरा दो होती हैं। एक होती है आप लोगों की सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, एक तो ये होती है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग अधोवाही, अपोवाही। ठीक है, अपवाही करके बोल देते हैं, अपवाही महाशिरा। ठीक है, अपवाही महाशिरा। क्लियर, और एक हो जाती है इन्फीरियर, एक हो जाती है दोस्त इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो ये वेना कावा दो होती हैं, इसको कहा जाता है अपोवाही, एक अपवाही और एक अपोवाही। क्लियर, समझ में आई बात। अब ये दोनों क्या करती हैं, देखो समझना, ये आपके ये सुपीरियर क्यों है, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, और इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो ये आपके शरीर के ऊपरी अंगों से गंदा खून लेकर आती है, जितने भी शरीर के ऊपरी अंग है ऊपरी अंगों से ये गंदा खून लेकर आती है। ऊपरी अंग जो आपकी बॉडी की अपर ऑर्गन है वहां से गंदा खून लेकर आती है ये, अपर ऑर्गन से। अब अपर ऑर्गन कौन कौन से, आपके ब्रेन से गंदा खून लाती है, आपके कंधों से, आपके फेफड़ों से, मतलब इतना एरिया जो है उससे ऊपर ऊपर जितना भी गंदा खून है वो सब इसमें आता है, इसके द्वारा होकर आपके दिल में जाता है। और मैम ये इंफीरियर, ये निचले अंगों से गंदा खून लाती है, ये निचले अंगों से गंदा खून लाती है दोस्त, जो आपके निचले लोअर ऑर्गन होते हैं वहां से ब्लड लाती है और लाकर आपके दिल में गिर देती है, जैसे किडनी हो गया, पैर हो गया, वहां से गंदा खून लाती है, और ये सारी की सारी लाकर गंदे खून को आपके दिल में डाल देती है। ये गया। अब यहां से आगे की कहानी पढ़ाऊंगी कल की क्लास में। ठीक है, तो कल की क्लास में हम अपने दिल की फंक्शनिंग को समझेंगे, और एक फ्लो चार्ट की वजह से, या एक फ्लो चार्ट से मैं आपको ये सारा पॉइंट पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्लियर। तो कल हम पूरा इस चार्ट को पढ़ेंगे कि कैसे आपके दिल में खून आता है, कैसे फिर वो आपकी बॉडी में जाता है, कैसे धमनी से आएगा, कैसे शिरा में जाएगा, इस तरीके से सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में समझाऊंगी ये सारी चीजें आपको, एक बार रिवाइज करना है ये सारी चीजों को। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया, मिलते हैं आप कल की क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, और एक बार इस क्लास को फिर से नोट कर लीजिएगा, देखिएगा अच्छे से। ठीक है, क्लियर।